नमस्कार, सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आज पीएम मोदी ने देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान बस्तर के रुपेश कश्यप और रायपुर की अदिति दीवान को प्रधानमंत्री से सवाल करने का मौका मिला। अदिति का सवाल रिकॉर्डेड था, लेकिन बस्तर के रुपेश कश्यप को पीएम मोदी से दिल्ली में लाइव चर्चा की। रुपेश अपनी वेशभूषा के जरिए बस्तर की संस्कृति की एक झलक भी दर्शा रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के साथ शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह और सांसद सुनील सोनी रायपुर के डुंडरा स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय रायपुर के माना स्कूल पहुंचे। सांसद मोहन मंडावी, गुंडरदेही और सांसद विजय बघेल कार्यक्रम में शामिल होने भिलाई पहुंचे थे। From Swami Atmanand Government English Medium School, Darwa, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. मेरा सवाल यह था कि हम प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें और टाइम को अच्छे से मैनेज कैसे करें। तो मुझे ये जवाब बहुत उनका अच्छा लगा कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी इंस्पिरेशन दी। नरेंद्र मोदी जी की ये पहल परीक्षा पे चर्चा पूरे भारत देश के विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएगी और उनके सामर्थ्य की ओर और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का पूरा समय दिया और बच्चों को समझाने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सवाल उठाया। भूपेश बघेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार से जवाब दें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक और उस पर चुप्पी गंभीर विषय है। इधर आम जनता और महाविद्यालयीन स्कूली बच्चों को छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना को सीएम ने स्वीकृति दी है। दोनों योजनाएं वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की जाएंगी। सीएम विरासत झरोखा योजना में हर साल राज्य के प्रत्येक जिले से 2 महाविद्यालय शासकीय कार्यालय का चयन किया जाएगा। चयनित महाविद्यालय शासकीय कार्यालय में ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरों की प्रकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के लिए हर साल राज्य के प्रत्येक जिले के 3 स्कूल या कॉलेज का चयन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बार फिर आरक्षण, बजट, बेरोजगारी भत्ता समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने ठगने का काम किया है। घोषणा पत्र के कोई भी वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। साहब ने आगामी बजट को लेकर कहा कि बजट के नाम पर सरकार केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर लगे आरोप पर भी सवाल उठाए। साहब ने कहा कि कथित पीड़िता और घटना जांजगीर की है, लेकिन उनकी एफआईआर रायपुर में हुई है। ये किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। हालांकि हमें न्यायालय, कानून पर भरोसा है। पीड़िता जांजगीर की रहने वाली है। जांजगीर की घटना बताई गई है, उसकी एफआईआर रायपुर में हुई है। ये किसी न किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। फिर भी न्यायालय पर, कानून पर हमें भरोसा है और न्यायालय कानून अपना काम करेगा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद आज प्रदेश भर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई। भोपाल में जिला कार्य समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, जहां भोपाल बीजेपी की सभी पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कार्य समिति के प्रस्ताव और कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आने वाले 200 दिन के कार्यक्रम के लिए नेताओं को जवाबदारी दी जाएगी। बीजेपी संगठन के 200 दिन की कार्य योजना बनाई है, जिसमें मंत्री, विधायक समेत सभी नेताओं का जाना अनिवार्य होगा। पदाधिकारी को दिए गए काम की ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज होगी। बैठक में बताया गया कि बीजेपी बूथ को मजबूती देने के लिए आगे बढ़ रही है। एमपी बीजेपी 51% वोट शेयर पर काम कर रही है। संगठन ने तय करा था कि प्रदेश कार्य समिति के बाद आज 27 तारीख को सारे जिलों में कार्य समिति की बैठक आयोजित करना है। तो उसी तारतम्य में आज भोपाल की भी कार्य समिति की बैठक है। इसमें जो प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव आया उस पर चर्चा और आगामी कार्यक्रम जो आने वाले हैं उसको लेकर चर्चा और नीचे तक वो कार्यक्रम कैसे मजबूती के साथ होते हैं ना, उसकी चर्चा कार्य समिति की बैठक में की जाएगी। इधर फिल्म पठान को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी और बजरंग दल पर बड़ा आरोप लगाया है।
पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी और बजरंग दल ने पैसे लेकर फिल्मों का विरोध किया है जिसकी फिल्मों को फायदा हो। पीसी शर्मा ने कहा कि पठान फिल्म का विरोध भी इसलिए किया गया जिसकी वजह से फिल्म हिट हो रही है। वहीं पीसी शर्मा के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोप बहुत ही घटिया हैं। बीजेपी नेताओं ने इस तरह के बयान देने वाले नेताओं की निंदा करती है। पठान जैसी फिल्मों का विरोध जो करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सब पैसे लेकर करते हैं। बीजेपी के, बजरंग दल के लोग ये सब मिलके पैसे लेके नगद नारायण लेके इस तरह के प्रदर्शन करते हैं जिससे कि उसको फायदा हो। देखिए, बहुत ही घटिया और नीचतापूर्ण इस तरह का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे संगठन के लोग हैं, वो शुचिता के लिए और राष्ट्रीयता के लिए राजनीति करते हैं। जो भी समाज के लिए काम करते हैं वो सरोकार के लिए करते हैं। इसलिए कुल मिला के इस तरह की घटिया आरोप पूरी तरह निराधार है। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनी। महिला मोर्चा को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत बीजेपी महिला मोर्चा मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ की कार्यकर्ताओं को कमल सखी बहनों को सक्रिय करेंगी और शराबबंदी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगी, जिसे कांग्रेस ने महज दिखावा बताया और बीजेपी नेताओं से दुष्कर्म के आरोपी नेता प्रतिपक्ष के बेटे को सरेंडर कराने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, वाकई में महिलाओं के सम्मान की उनको इच्छा है, तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निष्कासित करें और जो उनके जो रेपिस्ट बेटे को संरक्षण देने का काम बंद करें। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी इन दिनों बेमेतरा जिले के दौरे पर हैं। भागवत कथा के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने शंकराचार्य रामभद्राचार्य के आरोपों का जवाब भी दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाराज जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण भी प्रस्तुत करें, परीक्षण कराएंगे। हम सभी शिष्यों ने लंबे समय तक स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी की सेवा की है। बता दें कि शंकराचार्य रामभद्राचार्य ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की हत्या का आशंका जताया था। अगर ऐसी कोई शंका प्रकट कर रहे हैं तो इसके लिए वो अपना प्रमाण देंगे, उसका परीक्षण किया जाएगा। हम लोग तो उनकी सेवा में लंबे समय तक रहे, जितनी बन सकी सब लोगों ने मिलकर के, गुरु भाइयों ने सेवा की। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। पारुल माथुर डीआईजी एसीबी मुख्यालय रायपुर, अभिषेक मीणा एसपी राजनांदगांव, सदानंद कुमार एसपी रायगढ़, संतोष कुमार सिंह एसपी बिलासपुर, उदय किरण एसपी कोरबा, पुष्कर शर्मा एसपी नारायणपुर, योगेश कुमार पटेल एसपी गोरेला पेंड्रा मरवाही, प्रफुल्ल ठाकुर एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है, जिसमें पारुल माथुर हैं, अभिषेक मीणा। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता स्टार जैन जुड़े हुए हैं। स्टार, कितने अधिकारियों का तबादला हुआ है? देखिए, अभी 8 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है इसमें, लेकिन 2 जो पोस्टिंग काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पारुल माथुर है जो अभी वर्तमान में बिलासपुर की पुलिस अधीक्षक है, उनको डीआईजी एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। इसी तरह प्रफुल्ल ठाकुर जो वर्तमान में राजनांदगांव के एसपी हैं, उनको पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा सीएम सिक्योरिटी में शिफ्ट किया गया है। ये 2 बड़े ट्रांसफर हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुल 8 ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें पारुल माथुर और प्रफुल्ल ठाकुर के अलावा अभिषेक मीणा को पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव बनाया गया है, सदानंद कुमार को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ का प्रभार दिया गया है, संतोष कुमार सिंह जो कोरबा में थे वहां से उनको शिफ्ट करके बिलासपुर शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से उदय किरण जो है, जो गौरेला पेंड्रा मरवाई है, वहां से उनको कोरबा का शिफ्ट किया गया, कोरबा पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुष्कर शर्मा जो नारायणपुर में थे, वो उनका प्रमोशन हुआ, एडिशनल एसपी के चार्ज पे थे, उनको पुलिस अधीक्षक नारायणपुर में ही बनाया गया। तो और योगेश कुमार पटेल जो एडिशनल एसपी दंतेवाड़ा थे, उनको पुलिस अधीक्षक गौरेला पेंड्रा मरवाही। बिल्कुल स्टार, छत्तीसगढ़ में प्रशासन के दृष्टिकोण से अहम महत्वपूर्ण ये फैसला है, जहां पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक लगी है। मामले पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन के जवाब पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शासन से छात्रों की संख्या के साथ
कॉलेजवार जानकारी मांगी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि शासन को एफिडेविट के साथ अगली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करे। मामले की अगली सुनवाई को 2 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज से जुड़े छात्रों की जानकारी मांगी थी, जिस पर शासन ने सिर्फ 8,661 छात्रों की संख्या बताई थी। बाकी अन्य जानकारी पेश नहीं की, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। तो माननीय उच्च न्यायालय का कहना ये है कि यूनिवर्सिटी बनाने से तो और कबाड़ा हो गया, क्योंकि अब तो आप 8-8, 10-10 हजार स्टूडेंट पर ही बैठा रहे हो। इसको बहुत गंभीरता से लिया माननीय उच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा है कि 8,000 स्टूडेंट हैं, इनका पूरा क्लैरिफिकेशन दीजिए। रायपुर एम्स में काम करने वाले सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने ठेका कंपनी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और 250 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारियों ने एम्स गेट के सामने दिन भर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेका कंपनी एमजे सोलंकी के मैनेजर और सुपरवाइजर कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं। 1 मिनट देरी पर आने पर वापस लौटा देते हैं। सजा के तौर पर अगले 7 से 10 दिनों के लिए काम पर आने से मना कर दिया जाता है। छोटी छोटी गलती पर नौकरी से निकालने की धमकी मिलती है। पिछले दिनों ही 25 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया था। बोनस का वो है, बोनस वगैरह मिलता था जो पहले हमको मिलता था, ये कंपनी आने के बाद मिला भी नहीं है। और बिना वजह बिना गलती के नौकरी से निकाल देना। इनसे ड्यूटी में नहीं लिए हैं और लेडीज़ लोगों को ज़्यादातर आउटर में दे रहे हैं झाड़ू मारने के लिए, जबकि 5 साल के रिकॉर्ड है कि एम्स परिसर में लेडीज़ कोई झाड़ू मारने के लिए बाहर में नहीं निकले हैं। ये सब चीज़ें साथ हमारे कुछ मांगे उसको पूरे किए जाए। हमारे वर्करों सुपरवाइजर हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। आज हड़ताल की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है 22 कर्मचारी को नौकरी से बाहर कर दिया गया। नौकरी से बाहर करने की कुछ परंपरा, कुछ नियम है, उनको नोटिस देना चाहिए। एमपी में ये साल चुनावी साल है। आम से लेकर खास व्यक्ति की नजर अब शिवराज सरकार पर है। अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब डॉक्टर्स भी एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज ग्वालियर से हो गई। डॉक्टर्स ने अपने आंदोलन का नाम चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ दिया है। इस टैगलाइन पर पूरे एमपी में सरकारी डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं के लिए कैंपेन शुरू कर चुके हैं, जो प्रदेश के 13 मेडिकल को जोड़ते हुए 38 जिलों से होकर भोपाल पहुंचेगी। आंदोलन के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार ना तो हमसे बात कर रही, ना हमारी समस्याएं सुन रही, ना समस्याएं का निराकरण कर रही है। सरकार हमारे वोटों से जीतती है, तो अब हमें ये निर्णय लेना है कि कौन सी सरकार काम करेगी और कौन सी सरकार काम नहीं करेगी। ये सबसे पहले पड़ाव इसका है मुरैना, फिर उसके बाद अंबा होते हुए भिंड, भिंड से फिर हम दतिया, फिर शिवपुरी, फिर ऐसे ओरछा, फिर छतरपुर, पन्ना, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के हम सभी जिलों को कवर करेंगे। हम चिकित्सकों को जिन्हें सर्जरी करना चाहिए उन्हें आंदोलनकारी बना दिया है। देखिए, इसमें कोई सीधे तौर पे कोई डिमांड वाली स्थिति नहीं है। ये तो एक यात्रा है जो जनता को क्या परेशानियां आ रही है, जनता क्यों नहीं शासकीय सेवाओं की तरफ उन्मुख हो रही है, उनसे उपचार नहीं लेना चाह रही, हमारे अधिकारियों को और हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, इसके कारण ढूंढने के लिए यात्रा निकाली है। अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियंस का आंदोलन अब भी जारी है। आज प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियंस इकट्ठा होकर चेतना रैली निकालने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दरअसल 13 जनवरी से लैब टेक्नीशियंस काम बंद हड़ताल पर हैं, पर अब तक इनकी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसे देखते हुए ये सब आज जेपी अस्पताल से वल्लभ भवन की तरफ चेतना रैली निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी लैब टेक्नीशियंस से मिलने पहुंचे और इनकी मांगों को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। बता दें कि पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियंस काम बंद हड़ताल पर हैं। ये बड़ी जायज मांगे हैं। पदनाम बदलना, वेतनमान का पुनरीक्षण करना, ये सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। मैंने उनको कहा है मैं विधानसभा में उठाऊंगा पूरी ताकत से इसको। अभी प्रशासन ने हमें बीच में रोक दिया है और ये कहा है कि हम वल्लभ भवन आपका जो मांग पत्र है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी एक बैठक आपका डेलीगेशन कराने की कोशिश करेंगे। उस आधार पर अगर हमें कोई अच्छा निर्णय मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा रैली भी प्लान रहेगा और आगे का आंदोलन भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर भी जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी टाइम बदलने की कोशिश पर पानी फरता दिख रहा है। 12 जनवरी को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग में सभी मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक के बीच सहमति बनी थी कि ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाए। तब सभी डीन और सुपरिटेंडेंट ने सहमति दी थी, लेकिन एक पखवाड़े बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका। दरअसल मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के टीचर को सिर्फ ओपीडी ही नहीं लेना होता, बल्कि पढ़ाई से लेकर एग्जाम और रिसर्च से लेकर दूसरे प्रशासकीय काम में भी शामिल होना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स के काम के घंटे बढ़ाने हैं तो फिर एम्स की तर्ज पर डॉक्टर्स के वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। डॉक्टर्स के विरोध के चलते स्वास्थ्य विभाग भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसे डर है कि कहीं भारी विरोध के चलते स्वास्थ्य सेवा चरमरा न जाए, जबकि मेडिकल कॉलेज के डीन, सुपरिटेंडेंट से लेकर डीएमई तक का कहना है कि जब आदेश जारी हो जाएगा तो इसे लागू भी कर दिया जाएगा। उस समय मीटिंग में तो बात हुई थी और अभी तक तो कोई आदेश जारी शासन की तरफ से नहीं हुई है और ये डीएमई ऑफिस से जब आगे क्या होती है देखते हैं, लेकिन मेरे समक्ष नहीं हो पाया था, तो मैं जो भी होगा निर्णय के बाद ही होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग का सर्वर अगले 2 दिनों तक काम नहीं करेगा। दरअसल उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या का असर बिजली कंपनी के सर्वर पर पड़ रहा है। सर्वर पर लोड के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने सर्वर को अपग्रेड करने का फैसला लिया। इसके तहत 27 जनवरी की शाम 6 बजे से 30 जनवरी सुबह 10 बजे तक बिजली कंपनी का सर्वर बंद रहेगा। इस शटडाउन के दौरान सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवा, जिसमें पेमेंट गेटवे, एटीपी मशीन, मोर बिजली ऐप जैसी सुविधाओं का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिलेगा। वहीं ठेकेदार भी किसी प्रकार की निविदा के लिए सर्वर बंद होने तक बिड नहीं कर पाएंगे। सोमवार सुबह 10 बजे से सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन फंक्शंस जो हैं सभी हमारा 27 जनवरी को शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार तक, मतलब 30 तारीख तक सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे। सर्वर अपडेट की जरूरत पड़ती है बीच बीच में, वो भी सिस्टम है तो अपडेशन के लिए होगा। भोपाल के गैस राहत अस्पताल में एक्सपायरी दवाओं के जलाने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला बाग उमरवा दूल्हा स्थित गैस राहत क्लिनिक का है, जहां हजारों पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक टैबलेट और ओआरएस घोल जला दिए गए। जिसकी सूचना मिलने पर गैस पीड़ित संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गैस पीड़ित संगठनों ने आरोप लगाया है कि मरीजों को समय पर दवाई नहीं मिलती है, जो डिस्पेंसरी में रखे एक्सपायर हो जाती है। वहाँ पर हजारों की संख्या में दवाइयाँ, पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक्स, ओआरएस के पाउडर जलाए गए हैं जो लोगों को कभी दी ही नहीं जाती। यहाँ पर डिस्पेंसरी पूरी तरह से कमाने का विभाग है। जो बॉटल्स आती हैं उन्हें बेच दी जाती हैं ताकि उनसे पैसा कमाया जा सके, और जो दवाइयाँ रहती हैं मरीजों को मिलती नहीं, उन्हें दिन के अंत में जला दिया जाता है। बड़वानी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से हथगोले मिले थे। पुलिस ने सेंधवा निवासी 2 युवकों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक युवक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था, जबकि एक आरोपी फरार हो गया था, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं इस मामला का खुलासा करते हुए आज एडिशनल एसपी आरडी प्रजापति ने बताया कि पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान 26 जनवरी को एक बलेनो कार से 13 बारूदी हथगोला जब्त किए थे। पुलिस ने मौके से राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा युवक राम फरार है, जिसकी तलाश जारी है। प्रत्येक हथगोले का वजन करीब 400 से 500 ग्राम था। पुलिस ने खतरनाक हथगोलों बम को बीडीएस टीम की मदद से निष्क्रिय करवा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है, वो ये हथगोला लेकर कहां से आ रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 13 हथगोले बरामद हुए हैं, और जब उससे जांच कराई गई तो पता चला कि हथगोले ही हैं, बहुत घातक हैं। और इसके बाद जो है पुलिस ने उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके और आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है और आगे की विवेचना उसमें चल रही है। दुर्ग पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी शराब तस्कर बड़े ही शातिराना अंदाज में घर के किचन में तहखाना बनाकर अवैध शराब का व्यापार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1350 पौवा देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित 1,54,000 रुपए कीमत आंकी जा रही है। शराब तस्कर के तहखाने का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुभूति भाकरे ने। करीब 55 पेटी शराब जिसकी बाजारी कीमत 1,70,000 रुपये है रिकवर की गई है। ये कोचिया पिछले 15 वर्षों से किराना दुकान के को फ्रंट रखकर तस्करी का काम किया करता था। डेली 4 से 5 पेटी शराब जो है ये अवैध रूप से बेचा करता था।
पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगी। दिखने में ये साधारण किचन सा नजर आता है, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर किस तरह से बंकर बना हुआ है। देखिए, आपको सामने ये जो शेल्फ नजर आ रहा होगा, ये दिखने में साधारण शेल्फ है, लेकिन चाहूंगी, देखिए इसको उठाइए एक मिनट। आप देख सकते हैं किस तरह से इसके भीतर जो है शराब का बंकर बनाकर रखा गया था और पिछले 10 वर्षों से यहाँ से शराब की तस्करी की जा रही थी। आपको भीतर का नज़ारा भी मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर शराब छुपा कर रखी गई थी। कल भी यहाँ पर जब पुलिस कार्रवाई करने पहुँची तो बड़ी मात्रा में यहाँ से शराब जब्त की गई है। तकरीबन 57 बोरी में शराब यहाँ पर रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा तहखाना बनाकर रखा गया है और यही वजह थी कि पिछले दिनों जब पुलिस ने उसे पकड़ा और लगातार जब भी उसे पुलिस पकड़ती थी तो वो साफ जो है बच निकलता था, लेकिन आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ा भांडाफोड़ किया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस का कहना है कि अब कोई भी तस्कर बख्शा नहीं जाएगा। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। रायगढ़ जिले में पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई ऐश एक बड़ी समस्या बन गया है। पर्यावरण विभाग के आंकड़ों की माने तो पावर प्लांट सालाना 84 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कर रहे हैं। नियम के मुताबिक उद्योगों को इस फ्लाई ऐश को राखड़ बांधकर डंप करना होता है, जिसके निष्पादन को लेकर अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है। जिले में पर्यावरण विभाग को बंद पड़ी माइंस को फील करने की अनुमति भी नहीं मिल पाई। ऐसे में उद्योग खुले फ्लाई ऐश डंप कर रहे हैं। वहीं पर्यावरण विभाग ने 1 साल के भीतर अवैध डंपिंग के 17 केस दर्ज किए हैं और उद्योगों पर करीब 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। इधर अफसरों का कहना है कि उद्योगों से निकलने वाले फ्लाई ऐश के निष्पादन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हर 15 दिन में इसका ऑडिट भी कराया जा रहा है। उद्योगों को फ्लाई ऐश के निष्पादन के निर्देश भी दिए हैं। औद्योगिक हब है और औद्योगिक हब होने के कारण इतने जो फ्लाई ऐश निकल रही हैं, इनका कहीं डंपिंग के लिए प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है। फ्लाई ऐश अवैध डंपिंग हो जा रही है, प्रशासन इन पर कार्रवाई कर रही है, परंतु प्रशासन यह नहीं बता पा रही है कि इन फ्लाई ऐश को आखिर लगाया कहाँ जाए, इसका निष्पादन कहाँ किया जाए कि जहाँ से ये फ्लाई ऐश का जो अवैध डंपिंग बंद हो और इसका उपयोग सके। कई वर्तमान में उद्योगों को लेटर जारी किया गया है कि सारे उद्योगों को हर 15 दिवस पे उनकी द्वारा फ्लाई ऐश का कहाँ निष्पादन किया जा रहा है, इसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जी 30 जनवरी से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जिला प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारियों में जुटा हुआ है। खिलाड़ियों के रहने से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए अलग से बनाई गई योजना के तहत काम किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बारे में जानकारी देते हुए भोपाल कलेक्टर ने बताया कि खेलो इंडिया को लेकर अलग अलग फेज में तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था पर दिया जा रहा। इसके लिए बुकिंग्स, ट्रांसपोर्ट की तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही जिन स्थानों पर गेम्स होंगे वहां पर भी सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल भी कर दिए गए हैं। बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से शुरू होगा। इसके साथ ही साथ भोपाल में 5 अलग अलग वेन्यूज़ हैं जहाँ पे कि अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे। उन सभी स्थानों पे भी हमारे द्वारा जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, उनको और बेटर कर लिया गया है और इसके साथ ही साथ सुरक्षा के जो इंतज़ाम है उसके तहत भी ड्यूटीज़ वगैरह लगा ली गई हैं। ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा चलाने वाले आरोपी से पूछताछ में पुलिस से सामने चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें न केवल देश बल्कि अन्य देशों में लिंक के माध्यम से ऑनलाइन गेम सट्टा लगवाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए हैं। उसने कई सारी जानकारी पुलिस को मिली है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सॉफ्टवेयर कंपनी की आड़ में गेम लाइन का कंट्रोल रूम चलाया जाता है, जिसमें से देश के 50 से ज्यादा स्थानों पर आईडी बांटकर यहां से उसकी कंट्रोलिंग की जा रही है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने तत्काल छापामार कार्रवाई करते हुए गेम लाइन चलाते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी यहां से रोकी बुक नाम से ऑनलाइन गेमिंग ऐप चला रहे थे, जिसमें देश के 50 से ज्यादा स्थानों पर आईडी देकर कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस भी जब्त की, जिनकी जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। भारी मात्रा में जो है ये ऑपरेशन ये काफ़ी समय से चल रहा था, इसको कि जिसके संबंध में और हम जो है इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं, अब पूरा पूछताछ कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये पूरा जो ऑपरेशन है ये इंडिया के बाहर से चल रहा है और इसमें जो है विदेशी इसमें लिंक सामने आए हैं और अभी मौके पे 3 लोग हमको मिले हैं और हम आगे इसमें और पूछताछ कर रहे हैं।
तो ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा चलाने वाले आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें बड़ी जानकारी और चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें न केवल देश बल्कि अन्य देशों से लिंक के माध्यम से ऑनलाइन गेम में सट्टा लगवाया जा रहा था। और पुलिस ने आरोपियों से लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं और उसने कई सारी जानकारी पुलिस को सौंपी है। भिलाई के सेक्टर 1 क्षेत्र में करीब एक सप्ताह से उत्पात मचा रहे बंदर का आखिरकार सफल रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने बड़ी ही चालाकी से बंदर का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई। बंदर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुभूति ठाकुर ने। पिछले 6 दिनों से सेक्टर 1 में आतंक मचा रहे बंदर को आखिरकार पकड़ लिया गया। सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगी उस स्थान की जहां पर बंदर ने आतंक मचा रखा था और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए कितना ज्यादा आतंक था बंदरों का। बंदर का तो आतंक हम लोग को शुरू में पहले समझ नहीं आया। तो हम लोगों ने सोचा कि पालतू कहीं बंदर होगा, तो लोग थोड़ा नजदीक जा रहे थे, लेकिन जब बंदर एग्रेसिव हो गया लोगों को दौड़ा के काटना चालू किया। बंदर मैडम एक्चुअली बाहर से जैसे पेड़ पौधे कट रहे हैं ना जंगल से, तो वहाँ से भाग के शहरों की तरफ में आ रहे हैं। ये बंदर आतंक कर रहे हैं। वन विभाग की टीम और हम लोग मिलकर एक साथ उनको रेस्क्यू कर लिए हैं और आज ये सेक्टर 1 वाले चाहत किरण में राहत की सांस मिली है। स्ट्रीट वालों को, बच्चे लोगों को अभी खुला घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, बस वही है। तो देखिए यहाँ पर वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है, साथ ही साथ लोगों में भी काफी ज्यादा हर्ष है क्योंकि काफी ज्यादा आतंक था पिछले 6 दिनों से। IBC 24 के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। इधर कटनी नगर निगम सीमा में सिविल लाइन फायर ब्रिगेड के बाजू के सरकारी जमीन पर महापौर प्रीति सूरी के पति ने कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर महापौर के लेटर पैड से पत्र लिखकर नगर निगम के कमिश्नर से जमीन की मांग की गई है। इसी बीच कलेक्टर ने कब्जे को हटाने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें नगर निगम को निर्देश दिया गया कि शहर में हो रही अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिसके बाद से नगर निगम अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही कमिश्नर ने यह भी कहा कि कोई भी कब्जा हो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने महापौर के ऐसे क्षेत्र जो नजूल के या राजस्व शाखा विभाग के हैं उनके लिए राजस्व नगर शहर की राजस्व टीम से, SDM से, तहसीलदार से भी हमने लिखा है कि वो उन प्रकरणों का निराकरण करें, जिससे कि उनके ऊपर भी अतिक्रमण हटाया जा सके। कहीं भी किसी का भी कब्जा हो, कब्जा किसी का भी हो, अगर अवैधानिक रूप से है तो उसके संबंध में समान रूप से ही कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में लगातार बढ़ती शिकायतों के निराकरण के लिए महापौर के निर्देश पर हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसे महापौर हेल्पलाइन का नाम दिया गया, जिसमें 1 महीने के अंदर करीब 3 से ज्यादा अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई। 15 दिन पहले हुई साप्ताहिक समीक्षा में पाया गया कि घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और छेड़छाड़ से संबंधित शिकायतें महापौर हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई। इस पर संबंधित पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर शिकायतकर्ताओं को विधि संबद्ध मदद उपलब्ध कराई गई। इस बार की मैंने चेक लिस्ट में चेक जब किया तो इसमें 4 परिवार की ऐसी समस्याएं थी जो परिवार में परेशानियां चल रही थी, महिलाएं परेशान थी, तो इनके परिवार से और मुझे कुछ हमारी एडवोकेट भी सहयोग कर रही हैं। परिवार सहायता के माध्यम से उनके परिवारों में भी सुख शांति रहे, इस तरह का मैं प्रयास भी कर रही हूँ। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले 40 बच्चे पहली बार बस्तर के बाहर की दुनिया देखेंगे। साथ ही गोवा के मटगांव में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बस्तर की आदिवासी संस्कृति की प्रस्तुति देंगे। CRPF की 28वीं बटालियन में अधिकारियों ने इन बच्चों को गोवा के लिए रवाना किया। CRPF की 80वीं बटालियन के कमांडेंट ने अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीब 1600 बच्चों को बाहर की दुनिया की सैर करा चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला बना रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।